नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज जिस कंपनी के बिजनेस मॉडल का हम अध्ययन कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है K&R रेल इंजीनियरिंग। इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अध्ययन का अनुरोध हमें कई दर्शकों ने किया है। उनमें से सबसे पहले दर्शक श्री सुमन कुमार सर साहब हैं, तो उनके अनुरोध पर हम ये बिजनेस मॉडल की प्रस्तुति कर रहे हैं। तो देखिए, रेल सेक्टर जो है या इंडियन रेलवेज़ जो हैं, ये अपने आप में एक पूरा सेक्टर है। और आप ये समझिए कि इंडियन रेल जो है ये केवल एक पार्ट है इस पूरे सेक्टर का। और प्राइवेट सेक्टर, स्पेशली पावर प्लांट्स या फर्टिलाइज़र सेक्टर या माइनिंग सेक्टर या पेट्रोलियम सेक्टर, जहाँ पर बल्क ढुलाई होती है या किसी माल की बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है, तो उनके लिए उनके प्राइवेट ट्रैक्स भी हैं। तो आपको ये बात समझना चाहिए कि रेलवे का मतलब खाली इंडियन रेल, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, जो माल ढुलाई और यात्री भार दोनों ले जाता है, वही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में भी निजी रेल लाइंस काफ़ी हैं और उसका भी काफ़ी काम चलता है। तो इस मद्देनज़र इस कंपनी को हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये 1998 में स्थापित हुई और ये जो कंपनी है इसका पहले नाम एक्सिस रेल हुआ करता था, एक्सिस रेल लिमिटेड। तेलंगाना बेस्ड कंपनी है ये। और इसके जो प्रमोटर हैं वो एजाज़ फारूकी और अस्मा फारूक साहिबा हैं। तो है क्या, ये दो नाम आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं इन नामों का क्या महत्व है ये मैं आपको बताऊंगा। फिर ये काम क्या करते हैं, ये ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं या टर्न की प्रोजेक्ट्स लेते हैं। तो पहले मैं ये बता दूं कि ईपीसी प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। वैसे तो हमारे अगर वीडियो आप लगातार देख रहे हैं तो इस टर्म से आप परिचित हो गए होंगे कि ईपीसी या टर्न की प्रोजेक्ट क्या होता है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि टर्न की का मतलब ये है कि कोई भी काम जो है ना, वो आप इतना ज़्यादा ठेकेदार को संभला दो कि आपको तो सिर्फ उसको ये बताना है कि भाई करना क्या है, और जब आपका काम पूरा हो जाए उस ठेकेदार द्वारा तो आप आएँ और ठेकेदार आपको चाबी संभला देगा, आप उसको पैसे दे दीजिएगा। मतलब कंप्लीट काम जिसको बोलते हैं ना, डिज़ाइन नक्शा बनाने से, मकान का समझ लीजिए, तो नक्शा बनाने से लेके माल मटेरियल लाने से लेके उसको कंप्लीट तैयार करके फिनिश करके रेडी टू यूज़ जब हम करने को दे देते हैं, उस चीज़ को ईपीसी या टर्न की प्रोजेक्ट आप कहते हैं। तो ये जो टर्न की प्रोजेक्ट लेते हैं, किस चीज़ के लेते हैं, ये रेलवे साइडिंग्स के टर्न की प्रोजेक्ट लेते हैं। अब ये रेलवे साइडिंग्स क्या होती है, तो देखिए, एक तो मेन ट्रैक होता है जिसके ऊपर भारतीय रेल वो चलती है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं सपोजिंग एनएमडीसी हूँ, ठीक है। तो मेरा काम क्या है, मेरा काम माइंस से ओर निकालना और खनिज निकालना, और उसको मेरे को ट्रॉली में भर के और इंडियन रेल के रूट की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह ले पहुंचाना, मतलब प्लांट्स में ले जाना। खदान एक जगह, प्लांट दूसरी जगह। अब क्या है कि मेरे को जहाँ से मैं खनन कर रहा हूँ वहाँ से मुझे उसको जब ट्रांसपोर्ट करना है तो दो तीन तरीके की चीज़ें हैं। रेल तक वो कैसे आएगा, मतलब रेल की पटरी तक कैसे आएगा, इसमें आप दिमाग लगाइए। तो करते क्या हैं कि ये एनएमडीसी या कोई जुआरी एग्रो जो फर्टिलाइज़र की बिजनेस में है, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम या आदित्य बिरला या टाटा स्टील, इस तरह के जो कंपनीज होती हैं जहाँ पे बल्क माल की ढुलाई रेलवे के ट्रैक के थ्रू होती है, वो अपनी एक प्राइवेट रेल बना लेते हैं। वो मतलब रेलवे ट्रैक बिछा लेते हैं और उस ट्रैक की सहायता, वो जो ट्रैक होता है वो कनेक्टेड होता है काफ़ी दूर तक इनकी माइंस से। तो माइंस में ये ओर को निकाल कर वहीं जो है वैगन में उसको भर देते हैं ओर को, और वो वैगन जो है अपनी ऐसे के ऐसे वो मेन लाइन के पास आ जाता है। और जब उसकी ढुलाई या वो रेडी टू मूव होता है तो
उसको किसी लोकोमोटिव या इंजन की सहायता से जिस भी मालगाड़ी के थ्रू उसको भेजना है उस पर उसको कनेक्ट कर दिया जाता है, तो फिर वो वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो रेलवे साइडिंग का मतलब जो है वो ये है साइड वाली रेल, मेन ट्रैक से अलग। तो ये रेलवे साइडिंग का काम इनके पास काफ़ी है। तो ये प्राइवेट सेक्टर में और इंडियन रेल दोनों के लिए काम करते हैं। तो इंडियन रेल में साइडिंग का क्या काम होता है? इंडियन रेल में ये है कि जैसे मान लीजिए किसी सुपरफास्ट गाड़ी को आपको निकालना है, पहले निकालना है, तो आप जो पहले उस मेन ट्रैक पे खड़ी हुई उस गाड़ी को क्या होते हैं, तो साइड वाले ट्रैक पे लगा देते हैं। या कोई मालगाड़ी है या कोई गाड़ी ख़राब हो गई, ठीक है, वो एक तरीके से अपना जो होता है ना, जैसे हाईवे होता है, हाईवे के साइड में जो अपने पास लेन्स होती हैं जिसमें आप मूव नहीं करते हैं, है ना, उसमें वो पार्किंग के लिए होती है या इस तरीके की चीज़ों के लिए दोनों साइड 2 लेन्स होती हैं, छोटी वाली लेन्स, तो वो साइडिंग्स आप वैसे मान लीजिए। तो ये रेलवे साइडिंग्स का काम करते हैं इंडियन रेलवे के लिए भी और इसके साथ साथ ही प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स के लिए। और कौन से इनके क्लाइंट्स हैं मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे मैंने बताया, फारूकी फैमिली तो इसके प्रमोटर हैं, लेकिन इनमें एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, डे टू डे ऑपरेशंस ये नहीं देखते हैं। तो डे टू डे ऑपरेशंस जो है ना प्रोफेशनल मैनेजमेंट के हाथ में, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है ये बेसिकली रेलवे के कामों में एक्सपर्ट होते हैं, होने भी चाहिए। और इनका एक और तरीका है काम करवाने का कि ये जो रिटायर्ड रेलवे स्टाफ है ना उसको एम्प्लॉय कर लेते हैं। उससे कई फ़ायदे हैं। एक तो रेलवे की वर्किंग से परिचित हैं, रेलवे के जो इनको कोई बहुत ज़्यादा उन आदमियों को ट्रेन करने की आवश्यकता नहीं है, वो पहले से उस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो ये उनको मतलब बने बनाए पके पकाए आपको एक टैलेंट आपको मिल जाता है, जिसकी सहायता से ये आगे अपना काम फास्ट तरीके से कर सकते हैं। सस्ते भी होते हैं ऑफ कोर्स। अगर कोई आदमी रिटायर हो जाता है और काम करने में इंटरेस्टेड होता है तो उतनी तनख्वाह जितनी इंडियन रेलवे देती है उतनी तो प्राइवेट कंपनीज देती नहीं है, जब तक कि उसकी कोई एक्सेप्शनल क्वालिफिकेशन ही नहीं हो। तो खैर एक अच्छी इनकी स्ट्रैटेजी है। फिर ये क्या काम करते हैं, तो ये अर्थ वर्क करते हैं। अर्थ वर्क का मतलब मिट्टी खोदना, जैसे अपन नींव खोदते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। नींव खोदने से में जब मिट्टी निकालते हैं ना, वो अर्थ वर्क है उसमें। फिर सिविल कंस्ट्रक्शन है, जैसे मान लीजिए आप मकान में कोई आप नींव भर रहे हैं या मकान बना रहे हैं, तो वो सिविल वर्क्स है। फिर ये ब्रिजेस वगैरह बनाते हैं, तो रेलवे की बात कर रहा हूँ, तो रेलवे के जो ओवर ब्रिज किसी नदी के ऊपर से या इस तरीके जो है वो। फिर ट्रैक वर्क्स है, मतलब वो जो रेलवे की लाइन जो है वो ये डालते हैं। फिर ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन, ऊपर की लाइन की जो जिसके थ्रू ये अपने ट्रेन्स चलती हैं, तो इलेक्ट्रिफिकेशन, वो ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का काम ये करते हैं। फिर जो साइड में सिग्नल्स होते हैं रेलवे के सिग्नल्स, तो वो काम भी ये करते हैं। फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करते हैं कि भाई वो जो एक कमांड सेंटर होता है रेलवे का, तो उसमें वो जो डिस्प्ले वाली स्क्रीन लगी रहती है जिसमें वो सिग्नल रेल और कमांड सेंटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो वो सिस्टम भी ये लगा के देते हैं। इसके अलावा इनका एक और काम है, ये जो है ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस भी करते हैं। तो रेलवे यार्ड की, रेलवे वैगन की, रेलवे ट्रैक्स की तो ऑफ कोर्स करेंगे, ठीक है, लोकोमोटिव्स की, तो इस तरह के बहुत सारे काम ये करते हैं। तो बेसिकली ये रेल से रिलेटेड, ट्रैक से रिलेटेड, जो सिग्नलिंग जैसे मैंने बताया, और इस तरह के ट्रैक लेइंग, सिग्नलिंग, इस तरह के सारे काम ये कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनके क्लाइंट्स की। तो इनके क्लाइंट्स कौन से हैं, तो देखिए इनके क्लाइंट्स हैं, मार्की क्लाइंट्स हैं, मतलब शानदार क्लाइंट्स हैं, इनमें कोई डाउट नहीं है उस बारे में। ACC है, BHEL है, डालमिया भारत है, GMR है, JSW है, इंडियन ऑयल है, रैमको सीमेंट है, और कम से कम 20 और हैं, और सारे बढ़िया बढ़िया नाम हैं, ठीक है। अब इनकी ऑर्डर बुक की बात करूं तो दिसंबर 2024 तक इनकी ऑर्डर बुक जो है वो 3000 करोड़ की है, और इनकी जो सेल है वो पिछले साल की सेल वो 600 करोड़ के आसपास है। तो करीब करीब आप ये समझ लीजिए कुछ ऑर्डर कैंसिल भी होते हैं, तो 3 से 4 साल की इनके पास रेवेन्यू की विजिबिलिटी अभी फ़िलहाल है। फिर इनकी जो ख़ास बात है, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो ये है, जैसे मैंने बताया कि इनका जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशनल हाथों में है, और जो डे टू डे वर्किंग है उस प्रोफेशनल मैनेजमेंट ही करता है। और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना प्रोजेक्ट्स को टाइमली कंप्लीट करने का, वो बड़ा शानदार है, और इसके कारण इनको रिपीट ऑर्डर्स मिलते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली इन्होंने साउथ रेलवे कोस्टल रीजन में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए, और सारे जो है ना ऑन टाइम कंप्लीट किए। तो ये एक इनकी मतलब बहुत ही अच्छी बात है इस कंपनी में, तभी ये 1998 से सर्वाइव कर रही है। वीकनेस क्या है कि इनका जो बिज़नेस है वो 70% जो है टॉप 5 क्लाइंट से आता है। तो क्लाइंट कंसल्टेशन
जो है वो एक बहुत बड़ा रिस्क है। दूसरी बात क्या है कि जो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यानी कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। तो फिर ये क्या करते हैं, मतलब आप चाहे रॉ मटेरियल महंगा हो जाए या सस्ता हो जाए, लेबर महंगी हो जाए सस्ती हो जाए, हमें कुछ नहीं पता, हमें तो दो चीज़ चाहिए, एक तो टाइमली कंप्लीशन चाहिए। नहीं टाइमली कंप्लीशन अगर आप कर पाएंगे, मतलब ये अगर नहीं कर पाएंगे तो उसमें पेनल्टी का क्लॉज होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इनको पैसा टाइम से नहीं मिलता अगर काम नहीं करते हैं तो, ठीक है। जितना प्रोजेक्ट डिले होगा उतना ही लेट इनको पैसा आएगा, फिर इनकी रेपुटेशन भी उससे डाउन होती है। तो एक तो ये जो है ये दिक्कत है। फिर क्या है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसी चक्कर में वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी कर देते हैं कि भाई मार्जिन बचाने के लिए। तो होता क्या है कि इनका जो अधिकतर कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू होती है ना, उसमें या तो लेबर है या मटेरियल, गिट्टी है, बजरी है, सीमेंट है, ये सारी चीज़ों की कॉस्ट जो होती है ना वो करीब 70-75% होती है। तो इनका जो मार्जिन है ना वो बहुत ही थिन हो जाता है। तो ज़रा सा भी इधर उधर अगर प्रोजेक्ट होता है ना, मतलब टाइमली कंप्लीशन इनके लिए एक असेंशियल एस्पेक्ट है, आप ये समझ लीजिए, इतना थिन मार्जिन इनके पास होता है। तो ये तो रही इनकी वीकनेसेस। अब बात करते हैं इनके असली एस्पेक्ट की, जो क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग उसके बारे में कि भाई ये जो शेयर है इसका प्राइस नीचे क्यों गिरता जा रहा है। उसका जवाब मैं दूँ उससे पहले मैं इसके मार्केट कैप बता दूँ। इसका मार्केट कैप जो है ना, वो पहले मैं प्राइस बताता हूँ आपको। इसका प्राइस अक्टूबर 2023 में 850 रुपीज़ था, और अब जो इसका प्राइस है वो 60 से 65 रुपये के रेंज में चल रहा है। यानी कि ये जो मार्केट कैप है ये 14 गुना था अक्टूबर 2023 में। अब आप देखिए 2800 का एक आप समझ लिए रफली अगर मैं मार्केट कैप 200 करोड़ मानूँ तो 14 गुना जो होता है वो 2800 करोड़ होता है। तो 2800 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी रीजनेबली गुड कंपनी मानी जाती है। तो क्या है, मार्केट कैप इनका 184 करोड़ से, आरओई ठीक ठाक है, ठीक है, 11% है। डेट टू इक्विटी डेट नहीं है बिल्कुल, ये भी बहुत ही अच्छी बात है। और पी जो है ना इनका 27 का है, बहुत ज़्यादा नहीं है ना, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। पिछले 12 महीनों की जो सेल है वो 15% डाउन है। पिछले 12 महीनों का जो प्रॉफिट है वो करीब 50% से ज़्यादा डाउन है, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको बताया कि अक्टूबर 23 से में इसका भाव 850 था और अब 66-65 के रेंज में 60 से 65 की रेंज में चल रहा है। तो देखिए क्या है, ये प्योर एंड सिंपल, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि प्योर एंड सिंपल पंप एंड डंप स्कीम है। यानी कि अगर आप लोगों में से जो लोग ये पंप एंड डंप स्कीम नहीं जानते, उसके उनको मैं बता दूं कि कुछ ऑपरेटर्स मिलते हैं और वो इस शेयर को चलाते हैं और पीक पर ले जाते हैं उस शेयर को, और शेयर में जब पब्लिक बहुत तेज़ी से घुसती है तो वो अपना सारा माल बेचकर निकल जाते हैं। तो इस चीज़ को पंप एंड डंप स्कीम कहते हैं, ठीक है। तो ये हुई है, इसमें कोई शक नहीं है मुझे इस कहने में, क्योंकि ये जिस लेवल से चला, अब करीब 2022 में जो ये लेवल था इसका, वो करीब अब वही लेवल इसका वापस आ रहा है। अब 1.5-2 साल 3 साल में ये सारा खेल हो गया। और ये खेल क्यों हुआ? क्योंकि ये रेलवे का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ था। कंपनी उतनी बुरी नहीं है, देखिए डेट नहीं है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ इनका जो है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट इनके डे टू डे ऑपरेशन संभालते हैं, और जो ये काम करते हैं उसमें काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस तरह की बहुत सारी कंपनीज जो है ना वो इंडियन मार्केट में लिस्टेड हैं और सर्वाइव कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो खेल हुआ है ये पंप एंड डंप का हुआ है। तो इसमें फिर मैं बताता हूँ आपको, जून 2022 में प्रमोटर के पास 74.88% था और पब्लिक के पास 25.12% शेयर होल्डिंग थी। मार्च में ये प्रमोटर ने बेचकर करीब 30%, मतलब जून 2022 से मार्च 2025 के बीच में करीब प्रमोटर ने 30.5% इन्होंने बेच दिया। और ये सारा जो माल है ना, ये हमारे रिटेल इन्वेस्टर के पास आ गया। और रिटेल इन्वेस्टर जो है
लगातार इसको एवरेज कर रहा है। तो अब मैं बताता हूँ कि जो प्रमोटर का मैंने नाम लिया एजाज़ फ़ारूकी और अस्मा फ़ारूकी साहिबा, तो उसमें एजाज़ फ़ारूकी साहब, अस्मा फ़ारूकी साहिबा और एक कंपनी है, इन्हीं की प्रमोटर ग्रुप की कंपनी है अस्मा एस्टेट और जैनाब इन्वेस्टमेंट। ये चारों जो है ना, इन्होंने दिसंबर 2024 में लगभग 3,36,000 शेयर बेचे हैं। जनवरी से मार्च, इस जनवरी से मार्च के बीच में इन्होंने 1,25,000 शेयर बेचे हैं। अब आप पूछेंगे भाई मेरे पास ये शेयर है, मुझे क्या करना है? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको शेयर खरीदने से पहले सोचनी होती। लेकिन इतना ज़रूर मैं आपको कह सकता हूँ कि आप इस शेयर से दूर रहें। अभी ये प्रमोटर बेच रहे हैं तो अभी प्रमोटर बेचने की कहानी चल रही है, फिर प्रमोटर खरीदेंगे तो प्रमोटर के खरीदने की कहानी चलेगी। आप ऐसे शेयर्स से दूर रहिए। ऐसे बहुत सारे शेयर्स लिस्टेड हैं रेलवे से रिलेटेड, साधारण काम करते हैं। ये अच्छाइयाँ हैं इस कंपनी में, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत साधारण काम करते हैं। कोई इनके पास कोई कॉम्पिटिटिव एज नहीं है। मेरी इस शेयर में खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।